Hello students, this is class 8 subject social science and today I am going to teach you lesson 1. Okay, जिसका नाम है Where, When and How the Modern Age यानी कि कब, कहाँ और कैसे the Modern Age मतलब आधुनिक जो हमारी एज है, आधुनिक एज, नया युग जो आधुनिक युग है, मॉडर्न एज मतलब आधुनिक युग. Okay, now start the lesson. There are three periods named ancient, medieval and modern in the history of a country. It means मतलब एक जो कंट्री का एक देश का जो इतिहास होता है उसके तीन नेम्ड में वो डिवाइडेड होता है. एज लाइक एंशियंट मतलब प्राचीन, मेडिवियल मतलब मध्यकाल और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास. ओके, each period has different time frame, society, economy, politics and culture. The differences between modern and medieval period in Indian history are basic because the modern period is changing more faster than ever before. मतलब ईच पीरियड यानी कि अलग अलग जो पीरियड होता है उसके अलग अलग टाइम होते हैं, अलग अलग फ्रेम होते हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और कल्चर साथ कुछ अलग अलग होता है. और जो डिफरेंसेस है बिटवीन किस किस के बीच में, मॉडर्न और मेडिवियल पीरियड के बीच में जो डिफरेंस है भारतीय इतिहास का वो एक बेसिक है. क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न पीरियड है वो बहुत ज्यादा फास्टर चेंज हुआ है एवर बिफोर के अकॉर्डिंग. You have already studied the detail of the ancient and the medieval period in India in previous classes. Now let us know some fact about the modern period of India which is between 1707 AD to 1947 AD. मतलब आप पहले स्टडीड कर चुके हैं डिटेल में एंशियंट और मेडिवियल पीरियड के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में, और आज हम जानेंगे एक फैक्ट किसके बारे में, भारत के मॉडर्न पीरियड के बारे में जिसका काल कहां से कहां तक था, 1717 एडी से 1947 एडी तक. Actually, the modern period started first in Europe between 15th to 16th centuries. It started later in India around the 18th to 19th century. वास्तव में जो मॉडर्न पीरियड है वो कब स्टार्ट हुआ था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था 15th और 16th सेंचुरी के बीच में, और ये बाद में इंडिया में शुरू हुआ 18th और 19th सेंचुरी के बीच में. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. अब मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. A lot of sources give us information about the modern period that can be divided mainly into two categories named primary sources और secondary sources. मतलब जो इतिहास है, इंफॉर्मेशन हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चली है उसको टू में डिवाइडेड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी. लेट्स स्टार्ट द प्राइमरी सोर्सेज. They include literacy documents such as government reports and archives. They also include artistic evidence, books and paintings, and archaeological remains like monuments and temples. इसमें जो लिखित रूप में डॉक्यूमेंट होते हैं, लिटरेसी जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गए, उनकी आर्चिव्स हो गई, ठीक है, आर्टिस्टिक एविडेंस हो गए, बुक्स, पेंटिंग्स और आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स है जैसे कि कोई मोन्यूमेंट हो गया या फिर कोई टेम्पल हो गया, वो सारे किस में आते हैं, प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं. ओके, और सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं, जिसमें जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन जो होती है वो जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, वो प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट जो इंफॉर्मेशन करते हैं स्टडी करके, वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं. और जो ये सोर्सेज होते हैं टेकन फ्रॉम रिपोर्ट, रिव्यूज, और जो रिपोर्ट्स जो होती है वो रिव्यूज और आर्टिकल्स और बुक्स एंड कंक्लूजन के द्वारा ली जाती है. ओके, तो पेज नंबर 8. प्रिंटेड बुक्स मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान अ लॉट ऑफ बुक्स इन बोथ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आर पब्लिश्ड ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. यानी कि इस काल के दौरान जो ढेर सारी जो किताबें थी इंडियन और फॉरेन दोनों लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड की गई प्रिंटिंग प्रेस की खोज के बाद, इन्वेंशन के बाद के कारण. ओके, these books through light the various aspects of Indian life. They also show the progress of people in different fields like literature, art, medicine, engineering, technology, history, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा. इन सारे अलग अलग फील्ड में उन बुक्स ने प्रोग्रेस किया पीपल को, ठीक है, अलग अलग फील्ड में. नेक्स्ट है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट. गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मतलब
जो सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। In India, different powers played their different roles. All the rulers and powers exchanged their document with each other. यानी कि इंडिया में अलग अलग जो पावर्स प्लेड किए गए थे, यानी कि जो शासक जो था अलग अलग उनका गवर्नमेंट का, उन्होंने अलग अलग रूल बनाए अपने, और जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्होंने अलग अलग रोल प्ले किया, और जो शासक थे उनकी अपनी शक्तियों को एक्सचेंज किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ। और जो गवर्नमेंट थी उसके डॉक्यूमेंट जो थे वो क्या कहते थे, हाउ डिफरेंट पावर्स डील्ड, वो बताते थे हमें कि अलग अलग, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट ने कैसे अपनी अलग अलग पावर्स को शो किया था एक दूसरे के अगेंस्ट में। ठीक है, अल्टीमेटली द ब्रिटिश ओवर पावर्ड देम वन बाय वन, और इसी कारण जो ब्रिटिश थे वो ओवर पावर्ड होते गए एक एक करके। They tell us the actual nature of the British imperialists, how they exploited our country economically, यानी कि उनसे हमें पता चला कि कैसे ब्रिटिश ने हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को एक्सप्लॉइट किया था। Thus they are important sources of the modern India। इसी प्रकार जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सोर्सेज बन जाते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के बारे में। आगे जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट एटसेट्रा, इन सब में क्या होता है, जो प्रिंटेड मीडिया जो होती है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी उन्होंने मॉडर्न पीरियड के बारे में। दे वर प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि वो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में, भाषाओं में प्रिंट की गई। Some of them are still in publication, कुछ उनमें से पब्लिकेशन नहीं हो पाई। They have kept a record of old editions in their libraries, और वो अपनी लाइब्रेरीज में ही एक ओल्ड रिकॉर्ड के उस पे एडिशन हो गई। The first issue of the newspaper Harijan was brought out by गांधी जी in 1933, और जो फर्स्ट इश्यू न्यूज़पेपर का हुआ था वो कौन सा था, हरिजन न्यूज़पेपर का नाम था, जो गांधी जी के द्वारा लाया गया था 1933 में। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स होती है, तो वो हमें क्या बताती है, हमारे देश की स्पेशली जैसे कि बिग सिटीज हो गई। ठीक है, जो दीज बिल्डिंग्स रिमाइंड अस मैनी स्टोरीज एंड एपिसोड्स रिलेटेड टू देम। अब वो हमारे मॉडर्न इतिहास के बारे में हमें अलग अलग क्या स्टोरीज बताते हैं एक तरीके से। सम वेल नन बिल्डिंग्स आर द इंडिया गेट, एज लाइक जैसे इंडिया गेट हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, पार्लियामेंट हाउस, बिरला हाउस, ये सारे हमारे क्या थे, बिग बिग बिल्डिंग्स हैं। दे आर नॉट ओनली आर नेशनल वेल्थ बट दे ऑल्सो शो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ इंडिया। ये ना कि सिर्फ हमारे नेशनल वेल्थ के बारे में हमें बताते हैं, बल्कि ये हमारे जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट, भारत का जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है उसके बारे में भी हमें शो करते हैं। ओके, अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्ट में अदर वर्क्स, अलग अलग प्रकार के वर्क्स, कैसे अलग अलग जो स्टैचूज होते हैं, जो पेंटिंग्स होते हैं स्पेसिमेंस की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वर्क ऑफ आर्ट, बट ऑल्सो दे टेल अस समथिंग अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ग्रेट नेशनल लीडर्स की जो अचीवमेंट्स थी उनके बारे में भी हमें वो बताते हैं। ओके, आगे हमारा आता है मिसलेनियस सोर्सेज, यानी कि जो मिले जुले सोर्सेज होते हैं वो। अपार्ट फ्रॉम द अबोव सोर्सेज देयर आर सम अदर सोर्सेज विच गिव अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो अलग हमारे जो पार्ट थे सोर्सेज के, उसके अलावा एक अलग सोर्सेज भी होते हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे कि कोई फिल्म हो गई पुरानी, ठीक है, वो हमें एंटरटेनमेंट करती है और हमें बताती है कंटेम्पररी पीपल और उनकी लाइफ के बारे में। The impression which they leave on us remains quite permanent because we see the different events। जब हम उनको देखते हैं तो उनका जो इम्प्रेशन होता है वो हमारे पे बिल्कुल परमानेंटली हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग इवेंट्स शो करते हैं हमें, राइट। तो जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज हो गई किसी ग्रेट लीडर की, जैसे कि महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, तो वो उन सब से हमें किसके बारे में पता चलता है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, वे ऑफ थिंकिंग के बारे में पता चलता है, वो लोगों से कितना अटैच थे उसके बारे में पता चलता है। आया समझ में? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसेसनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन पीपल। रिसेसनेस होता है नवयुग, यानी कि नया युग जो आया और उसके इम्पैक्ट, उसके जो प्रभाव यूरोपियन पीपल पे पड़े। Renaissance is the rebirth of revival of Greek and Roman learning। जो Renaissance था, जो नया युग था, वो एक तरह से दूसरा जन्म था किसकी, रिवाइवल का,
ग्रीक और रोमन लर्निंग की रिवाइवर का। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन यूरोप के स्टार्टिंग में आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं इस मूवमेंट के बारे में। दिस मूवमेंट बिगिन इन इटली में ये शुरू हुआ था और ग्रेजुअली फिर स्प्रेड होता चला गया, फैलता चला गया पूरे यूरोप में अलग अलग पार्ट में। इसने इंस्पायर किया था लोगों को किसके बारे में कि वो अपने बारे में सोचे और कोई रीजन ले चैलेंज करने का, किसके बारे में जो कस्टम इस्टेब्लिश्ड की गई है, जो ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है। इट लेड टू साइंटिफिक स्पिरिट रिजल्टेड इन न्यू इन्वेंशन एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। इट ऑल्सो मेड द पीपल कॉन्शियस टू नो देयर राइट्स। इन्होंने पीपल को कॉन्शियस बनाया कि अपने राइट्स के बारे में वो जाने और कॉन्फिडेंसली स्पीक करे, करप्शन के बारे में अगेंस्ट उसके विरुद्ध बोले, जो कि किसके द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, अगर वो गलत है तो। और वो जो लोगों के बीच में वो जो कॉन्शियस आई थी वो क्या कहलाया था, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन मूवमेंट अगेंस्ट द चर्च के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलाया गया था उसके अगेंस्ट में। In this period, a steady growth of trade and commerce which in turn helped the emergence of new towns and cities such as Florence, Milan, Venice, Rome, London, Paris। इस मूवमेंट इस पीरियड के अकॉर्डिंग ही जो ट्रेड यानी कि व्यापार की जो ग्रोथ हुई थी वो अलग अलग सिटीज में हुई थी, जो मैंने नाम अभी बताए। जो ये सिटी थी वो सेटअप हो गई थी आइदर द कोस्टल एरियाज में उनको सेटअप किया गया था। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री क्या होती है हमारी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रांति जो आई थी इंडस्ट्री एरिया में, ठीक है, फैक्ट्रियां जो वगैरह ये सब लिखते हैं इंडस्ट्रियल। इन द मेडिवल पीरियड पीपल प्रेफर्ड द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मध्यकाल जो था उसमें जो पीपल थे वो प्रेफर्ड करते थे क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी कि अपने घरों में जो उत्पादन बनते हैं उनको। दे प्रोड्यूस्ड एवरी प्रोडक्ट बाय हैंड। हर एक प्रोडक्ट को वो अपने हैंड से प्रोड्यूस करते थे, अपने हाथों से बनाते हैं। लाइक जैसे कि कारपेंटर, पोटर, वीवर, ब्लैकस्मिथ एटसेट्रा। फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ विलेजेस। ये सारे जो हैं वो लोगों, गांव के लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करते थे। The people of the village had self-sufficient economic, that is why they did not depend on the outside market। अब जब लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी उनकी इकोनॉमी के अनुसार, तो उनको आउटसाइड मार्केट की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, बट ग्रेजुअली द डिमांड ऑफ गुड्स वॉज इंक्रीज्ड। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो गुड्स की सामान की जो डिमांड थी वो बढ़ती चली गई। इन दिस केस हैंडमेड लोकल गुड्स वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल। विलेजेस हैड नॉट adapt raw material to increase the production. Therefore, a new method of production named the factory system was adopted। मतलब जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, जो हाथों के द्वारा काम किया जाता था, लोकल गुड्स जो बनाए जाते थे, वो लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सेटिस्फाई नहीं हो पाए, ठीक है। तो विलेजर्स जो थे वो रॉ मटेरियल पूरा नहीं पाते थे, तो वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करते, ठीक है। तो एक प्रोडक्शन का नया मेथड लिया गया जिसका नाम क्या बताया गया, फैक्ट्री सिस्टम, उसको अडॉप्ट किया गया। रिच पीपल जो अमीर लोग थे उन्होंने फैक्ट्रीज को क्या किया, इस सिस्टम को फैक्ट्रीज के उसमें बदल दिया। दे वो रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल खरीदने लगे क्वांटिटीज की, और एम्प्लॉयड जो थे lots of workers and artisan who worked by using the newly invented machine। यानी कि उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, एक लार्ज क्वांटिटीज में एम्प्लॉयड लिए, ठीक है, वर्कर्स जो काम करते हैं, और आर्टिशियन लिए जो कि काम करने लगे न्यूली इन्वेंटेड मशीन पर, जो कि नई मशीनें इन्वेंट की गई थी। नाउ द फैक्ट्री सिस्टम रिप्लेस्ड द डोमेस्टिक सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया किसमें, फैक्ट्री सिस्टम में। Goods were produced by using machine instead of using hands at a rapid pace। यानी कि हाथ की तुलना में जो मशीन है वो प्रोड्यूस ज्यादा करने लग गई। This new technique of production brought drastic change in the economic called the industrial revolution। और जो ये न्यू टेक्निक की वजह से प्रोडक्शन में जो ड्रास्टिक चेंज आया था उसी को बोला गया था क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
By 1750, lots of new machines were invented in England due to scientific spirit inspired by the रिसेसनेस, यानी कि नव युग से इंस्पायर होकर के 1750 में नई मशीन्स का इंग्लैंड में इन्वेंशन हुआ। जैसे कि द फ्लाइंग शटल, ये मशीन्स के नाम है जो कि किसके द्वारा इन्वेंट की गई, जॉन के द्वारा। स्पिनिंग जेनी जिस किसके द्वारा इन्वेंट की गई, जेम्स हारग्रेव्स के द्वारा। वाटर फ्रेम बाय रिचर्ड आर्कराइट, पावरलूम एडमंड कार्टराइट एंड द म्यूल बाय सैमुअल क्रॉम्पटन वर सच मशीन्स दैट ब्रोट, ये सारी मशीनें थी जो कि ब्रोट लाई गई जिसमें चेंजेस हुए, इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सारी मशीनें यूज की जाती थी। ओके, नाउ चेन ऑफ इन्वेंशन की चेन कैसे बनी, खोज की, इन्वेंशन की। फर्स्ट द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे पहले रेवोल्यूशन जो थी, क्रांति थी, वो किस में आई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई थी। इंडिया इम्प्रूव्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कॉटन, न्यू मशीन्स वर रिक्वायर्ड टू स्पिन आउट द थ्रेड इनटू क्लोथ्स, यानी कि जो इंडिया ने इम्प्रूव्ड किया अपनी लार्ज क्वांटिटीज, कॉटन की लार्ज क्वांटिटीज को, और जो नई मशीनें थी उनकी रिक्वायरमेंट आई किसको, स्पिन जो होता है, स्पिन करने की थ्रेड को कपड़े में। द फर्स्ट ऑफ दीज इन्वेंशन वाज द फ्लाइंग शटल एंड द स्पिनिंग जेनी दैट हेल्प टू स्पिन कॉटन फास्टर, यानी कि जो फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था वो फ्लाइंग शटल का हुआ था, किसके द्वारा, स्पिनिंग जेनी के द्वारा, जिसने हेल्प की किसको, स्पिन करने में कॉटन को बहुत फास्टर। ठीक है, पेज नंबर 10 देखेंगे। इसी तरीके से जो एली विटने थे उन्होंने इन्वेंट करी थी किसको, कॉटन जीन दैट सेपरेटेड सीड्स फ्रॉम कॉटन 300 टाइम्स फास्टर देन बाय हैंड, यानी कि उसका क्या काम था मशीन का, जो कॉटन होती है, सीड्स जो होती है कॉटन के, जो भी उनमें से कॉटन को अलग करती थी वो 300 टाइम फास्टर हैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हैंड के तुलना में। ही यूज्ड फर्स्ट मास प्रोडक्शन मेथड्स इन हिज आर्म्स फैक्ट्री, में सबसे फर्स्ट मास प्रोडक्शन मेथड चलाया गया। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट के द्वारा स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जिसने सिंबलाइज द रेवोल्यूशन, जो कि रेवोल्यूशन का एक सिंबल बन गया। इट कुड बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ मशीन, अलग अलग प्रकारों का मशीनों का यूज होने लगा। आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये पिक्चर ये दिखा रखी है, स्टीम मशीन होती है और नीचे ये है अ पावर लूम मशीन। ठीक है, इन 1814 जॉर्ज स्टैम्पसन इन्वेंटेड द फर्स्ट लोकोमोटिव रॉकेट बाय यूजिंग द स्टीम इंजन, यानी कि जो जॉर्ज स्टैम्पसन थे उन्होंने 1814 में क्या इन्वेंट किया था, लोकोमोटिव रॉकेट इन्वेंट किया था, किसका यूज करके, स्टीम इंजन का। ठीक है, The large scale construction of railroads improved the transportation of people and material, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ था रेल रोड का उसने इम्प्रूव किया ट्रांसपोर्टेशन को लोगों के लिए और मटेरियल के लिए। रोड्स एंड कैनल सिस्टम में ट्रैवल चीपर, सस्ते होते चले गए ट्रैवल। इन द 19th सेंचुरी टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इम्प्रूव द कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया किसने, टेलीग्राफ और टेलीफोन ने 19th सेंचुरी में। ओके, अब देखो एग्रीकल्चर में क्या आया था, अ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर विद न्यू फार्म मशीनरी वाज ओक्यूर्ड लाइक द स्टील प्लो एंड द मशीन मैकेनिकल ड्रिल, जो स्टील प्लो है और मैकेनिक ड्रिल है, इसने एग्रीकल्चर में भी एक मशीनरी ओक्यूर्ड की और एक रेवोल्यूशन लेके आए ये मशीन किसमें, एग्रीकल्चर में। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। व्हाट मींस बाय कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद, तो पूंजीवाद के उदय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, The rise of capitalism was one of most important results of the industrial revolution. जो राइज ऑफ कैपिटल पूंजीवाद का जो उदय था वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट सामने आया, किसके लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। It is an economic system in which production and distribution of goods depend on private capital पे depend हो गई, इसकी जो इकोनॉमिक सिस्टम था और जो उसका प्रोडक्शन था वो डिस्ट्रीब्यूशन बट गया किसमें, किसके ऊपर डिपेंड हो गए, वो प्राइवेट कैपिटल के ऊपर। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ न्यू पर्सन कॉल्ड कैपिटलिस्ट, उन्होंने वो किसके द्वारा कंट्रोल होने लगे, सारे फ्यू कुछ लोगों के द्वारा, और वो क्या कहलाए, कुछ लोग कैपिटलिस्ट कहलाए। ठीक है, यानी कि जो भी रेवोल्यूशन का वो था, यानी कि जो अमीर लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया एक तरीके से हर चीज पे।
और वो क्या कहलाए, वो कैपिटलिस्ट कहलाए। These capitalists made profit for themselves and the workers were deprived for their share in the profits। यानी कि जो कैपिटलिस्ट थे वो प्रॉफिट अपने लिए करते चले गए और जो वर्कर्स थे वो उनके शेयर का हिस्सा नहीं बन पाए, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। आगे आता है द कॉन्क्यूस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका की जीत के बारे में बता रखा है। द फॉलोइंग कंडीशंस दैट फेवर्ड imperialism in एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका इंपेरियलिज्म जो है एशिया और अफ्रीका का, उसके बारे में बता रखा है इसमें। सबसे पहले आता है स्कैर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो कमी थी वो। दीज एरियाज वर वेरी बैकवर्ड इकोनॉमिकल थी, यानी कि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, आर्थिक जो उनकी स्थिति थी वो बहुत बैकवर्ड थी। Militarily weakness, these countries failed to face the new powerful weapons of Europeans के जो new powerful weapons थे वो उनको फेस करने में फेल हो गए। Absence of strong nation states, यानी कि जो मजबूत जो राष्ट्र थे, राज्य थे, उनकी absence क्या, एशिया एंड अफ्रीका स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट्स वर नॉट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो अस्तित्व में नहीं आ पाई। ठीक है, आगे हमारा आता है द कॉन्क्यूस्ट ऑफ एशिया की जीत के बारे में बता रखा है। इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एशिया फेल विक्टिम टू द imperialistic countries। The major European powers, namely the Portuguese, the Dutch, the French, the English and the Germans, were among the first who extend their control over Asia। यानी कि जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी जिनके नाम क्या थे, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, फ्रांच, इंग्लिश हो गए, जर्मन्स हो गए, ये सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने एक्सटेंड करी थी, एशिया को अपने कंट्रोल में लिया था। और बाद में जो यूएसए और जापान थे वो भी इनके साथ जुड़ गए थे। ओके, ये हमारा मैप किस चीज का है, इंपेरियलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका के इंपेरियलिज्म के बारे में ही ये। ठीक है, इंपेरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, ये अफ्रीका का जो साम्राज्यवाद है उसके बारे में ही ये। The industrial revolution occurred in England in the period between 1760 AD and 1830 AD। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में occurred हुई थी उसका काल क्या था, 1760 AD और 1830 AD। About 1830 AD it made its presence felt in Belgium, यानी कि उन्होंने अपने प्रेजेंस को महसूस किया बेल्जियम में, कब, 1830 AD में। About 1825 AD in फ्रांस में, about 1850 AD in जर्मनी में and about 1830 AD in इटली में। Okay, in all these countries the pace of manufacturing was greater than agriculture। एग्रीकल्चर से ग्रेट जो कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग का काम था वो एग्रीकल्चर से ज्यादा ग्रेट हो गया। Owing to the machine manufacturing, the factory system and industrial capitalism, domestic और hard work expanded। यानी कि अपनी मशीन ओइंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री सिस्टम था उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आ गया, डोमेस्टिक और हैंडवर्क को एक्सपेंड कर दिया उस चीज ने। ठीक है, The industrial revolution led to so many developments and invention। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने बढ़ा दिया किसको, डेवलपमेंट्स को और इन्वेंशन को। These developments and inventions revolutionized the techniques, production increased meaningful due to the, जो प्रोडक्शन जो थे वो इंक्रीज हुए इस चीज के कारण। नेक्स्ट हमारा आता है द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन और फ्रेंच में जो रेवोल्यूशन आया उसके बारे में। देयर वर रेवोल्यूशंस इन अमेरिका एंड फ्रांस इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के हाफ में ये रेवोल्यूशन अमेरिका और फ्रांस में आया। These revolutions were different from the industrial revolution, से कुछ अलग था ये। These were dubbed at political revolutions, that is the people wanted to assert their right against exploitation। Through these revolutions they were willing to change the system of their government। यानी कि ये रेवोल्यूशन क्या था, जो वहां के पीपल थे वो अपने एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में राइट चाहते थे, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ वो जो कौन कर रहा था, उनकी गवर्नमेंट जो थी उसके सिस्टम को चेंज करने के लिए था। The common people of America and France wanted to have equality and freedom for all। यानी कि जो वहां के लोग थे वो इक्वलिटी और फ्रीडम चाहते थे हर एक के लिए।
दे वांटेड टू सेट अप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहते थे, ठीक है। आफ्टर द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, जब अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर्ड किया गया था, द यूरोपियन स्टार्टेड टू सेटल देयर इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स, जो यूरोपियन थे वो अलग अलग पार्ट्स में सेटल हो गए। इन द नॉर्थ सेटल्ड द फ्रेंच, इन कनाडा, इन द सेंट्रल पार्ट में स्पेनिश एंड ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका। दे इवेक्टेड द नेटिव रेड इंडियंस एंड सेटल्ड इन 13 कॉलोनीज में वो सेटल हो गए। The British government took authority over these people with the help of the British governor, की हेल्प से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के लिए क्या अथॉरिटी ओवर कर दी इनके ऊपर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड द कॉलोनीज पे किसने रूल किया, ब्रिटिश ने। द ब्रिटिश गवर्नर्स वर नॉट कंसर्न्ड मच फॉर द वेलफेयर ऑफ द सेटलर्स, यानी कि जितने भी सेटलर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नर थी वो उनके लिए चिंतित नहीं थी। दे इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस ऑन देम, वो उन पे नए नए टैक्स लगाने लग गई। द सेटलर्स कुड नॉट टॉलरेट इट, और जो सेटलर्स थे वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो उस चीज से बचना चाहते थे। They were of the opinion that since the British Parliament did not have any representative from the colonies, it had no right to impose tax on them, यानी कि जब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो उन लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है, तो उनका कहना ये था कि वो कॉलोनीज पे टैक्स नहीं लगा सकती। उनको कोई राइट ही नहीं है टैक्स लगाने का। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक नारा लगाया गया, एक स्लोगन बना था कि जब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कोई टैक्स भी नहीं होना चाहिए। ये नारा रेज्ड यानी कि अस्तित्व में आया, रेज्ड हुआ। नाउ पेज नंबर 12। The writings of English and French philosophers like Thomas Paine, Voltaire, Montesquieu, Rochins, etc. made them aware by the 19th century. They knew their rights. उन्होंने लोगों को अपने rights के बारे में बताया। In spite of their protest, a new tax was imposed on tea पे एक नया टैक्स लगा दिया गया। Some colonists disguised themselves as Red Indian and entered in a ship in a Boston harbor. They threw the chest of the tea into the sea, यानी कि कुछ उनमें से जो कॉलोनिस्ट थे वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे और उन्होंने रेड इंडियंस के नाम से एंटर किया शिप में, और दे थ्रू द चेस्ट ऑफ द सी इनटू द, और उन्होंने जो चाय थी उसको सी समुद्र में फेंक दिया। दिस इंसिडेंट इज वाइडली नोन एज बोस्टन टी पार्टी, और जो ये इंसिडेंट था वो बहुत वाइडली जाना गया किसके नाम से, बोस्टन टी पार्टी। But all these protests fell to deaf ear to the government of England. Finally, war and conflicts started between the British Army and the colonists. On 4th July 1776, the people of 13 colonies declared themselves free. और इसी रूल के अकॉर्डिंग जो ये बोस्टन टी पार्टी चला था, इससे 13 कॉलोनीज जो थी वो क्या अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र करा लिया था। कब, 4 जुलाई 1776 में, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गई थी, वो आजाद हो गई थी। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फ्रेम्ड बाय थॉमस जेफरसन के द्वारा वो फ्रेम्ड किया गया, जो इंडिपेंडेंस थी उनकी आजादी थी। It is one of the most important document. It states that every individual has the right to free himself. यानी कि इस डॉक्यूमेंट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सामने आया कि जो हर एक जो स्टेट है उसको इंडिविजुअली अपना राइट लेने का अधिकार है। ओके, आगे हमारा टॉपिक आता है इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होता है, साम्राज्यवाद, और कॉलोनियलिज्म होता है उपनिवेशवाद। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप डिमांडिंग फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आया था वेस्टर्न यूरोप में, उन्होंने डिमांड की किस चीज की, रॉ मटेरियल की, और मार्केट की डिमांड की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था उनका, उसके लिए। दिस लैड टू अ रेस फॉर कॉलोनीज। अब इससे क्या लगी, कॉलोनीज में रेस शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि द एक्चुअल रीजन वो दैट इंग्लैंड एंड द यूरोपियन कंट्रीज वर स्मॉल एंड कुड नॉट सेटिस्फाई द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, यानी कि जो एक्चुअल रीजन क्या था, इंग्लैंड का और यूरोपियन का कंट्रीज का, वो जो स्मॉल छोटे, वो जो सेटिस्फाई नहीं थे, जो रॉ मटेरियल था उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ऑल्सो द मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट वो जो स्मॉल फाइनली, यानी कि वो भी स्मॉल थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनका भी जो डिमांड थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई मार्केट की।
फाइनली द डिमांड ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज लेड टू, अब जो डिमांड थी वो बढ़ती चली गई, और जो डिमांड बढ़ी तो वो किसके रूप में आई, कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म के नाम से आई, यानी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद बना वो चीज। इंपेरियलिज्म दैट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड से आया, ये किस कौन सा वर्ड है, लेटिन, इम्पेरियम, जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ इम्पेरियलिज्म का, इट इज द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री बाय अ पावरफुल कंट्री, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी पॉलिसी है पॉलिटिक और इकोनॉमिक कंट्रोल की, जो कंट्रोल करती है किस चीज को, एक वीक कंट्री को, किसके द्वारा, एक पावरफुल शक्ति के द्वारा एक वीक कंट्री को अपने कंट्रोल में करना क्या कहलाता है, इंपेरियलिज्म कहलाता है, ओके। और इसी ने किसको लेड किया, कॉलोनियलिज्म को, इन 19th सेंचुरी एडी में, ठीक है, इनऑर्मोसली ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण,